हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th का यूपी बोर्ड क्लास 10th का बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। आप लोग देख सकते हो ये एक गणित का पेपर जिसका कोड है 822 आपके एग्जाम में इससे 100% क्वेश्चन फंसने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, ठीक है। और चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं इस पेपर को सॉल्व करना। देखो सबसे पहले आपको इस प्रकार का पेपर मिलेगा। यहाँ पे आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए, और 70 मार्क का ये पेपर होगा, और 30 मार्क का तो आपका पहले ही स्कूलों पे प्रैक्टिकल का एग्जाम हो जाएगा, तो उसमें 30 में जितना भी मिले, और ये 70 मार्क का पेपर होगा, तो इसमें से आप जितना अचीव कर लो। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये कुछ निर्देश हैं, तो चलो निर्देश को छोड़ता हूँ। वही है कि आपका मतलब 70 मार्क का पेपर है, तो उसमें 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने को मिलेंगे, और 3 घंटे आपको पेपर करने के। वही नहीं, कहने का मतलब कुल 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा। पेपर खंड अ और खंड ब में विभाजित होगा। खंड अ में 20 मार्क के एमसीक्यू होंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग खंड अ के जो 20 मार्क के एमसीक्यू है ओएमआर वाले, उनको सॉल्व करते हैं। पहला आप लोग देख सकते हो, पहला जो एमसीक्यू है काफ़ी शानदार सा है। वो क्या है कि द्विघात समीकरण देखो 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविधकर होगा। देखो यहाँ विविधकर मीन्स वही डिस्क्रिमिनेंट। और विविधकर क्या होता है? विविधकर होता है d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ये फार्मूला होता है, आपने द्विघात समीकरण में पढ़ा होगा, जहाँ पे आपका देखो b क्या होता है कि ये x का गुणांक, जो x का गुणांक होता है ये यहाँ पे ये b होता है, ये x² का गुणांक ये a होता है, और ये कांस्टेंट वाला पद जो होता है वो c होता है। और चिन्ह सहित लेते हैं, जैसे b का मान यहाँ पे -6 है, और यहाँ पे a का मान आपका क्या है? a का मान आपका यहाँ पे 3 है। तो देखो अब धर लेते हैं हम जो भी चीज़ है, तो यहाँ पे b² है यानी -6 का स्क्वायर, और माइनस 4ac, 4a 3 गुणे c का मान 4 है, तो 4 सिंपल। अब देखो ये आपका -6 गुणे -6 प्लस हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, और ये आपका 4 3 12, और 12 चौके 48, यानी ये -48। अब देखो बराबर ये आपका -12 बचा, तो आपका डिस्क्रिमिनेंट कितना निकल कर आ गया, यानी विविधकर -12। तो ये आपका डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो गया इस प्रश्न के लिए। तो ये पहला प्रश्न था, हमने काफ़ी शानदार तरीके से आपको करा दिया। और देखो आपके पूरे पेपर सेट होंगे ना, वो 7 होंगे, मतलब आपके पूरा जो आपका पेपर बनेगा, जैसे ये कोड का है, इसी तरह MD MC, इसी तरह आपका मैथ का पूरा उत्तर प्रदेश में यानी यूपी बोर्ड का जो पेपर होगा आपका 1 मार्च का, उसमें 7 कोड बनेंगे। तो सातों कोडों में ऐसा सवाल देखने को मिलेगा, किसी में सेम यही सवाल देखने को मिलेगा, किसी में हो सकता है कि मतलब थोड़ा ये मान बदल दिए जाए, तो मान बदल जाए, उससे क्या आप तरीका जान गए तो आसानी से निकाल सकते हो आंसर। अब चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि समीकरण, ये हमें समीकरण दिया हुआ है, और y बराबर 0 का हल होगा। सिंपल, यहाँ y बराबर हमें 0 पहले से दे रखा है, ठीक है। तो इस समीकरण में हम लोग y का मान रखकर और x का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो y का मान यहाँ पे 0 रखेंगे, तो ये पूरा का पूरा, क्योंकि 2 गुणे 0, तो किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, सिंपल। तो यानी 3x बराबर 6, तो x बराबर 6/3, यानी हम लोग का 2, यानी x का मान 2 आ गया और y का मान 6। तो हम लोग देखो किसी भी समीकरण को लिखते हैं तो पहले x का मान लिखते हैं, फिर y का मान लिखते हैं। तो x का मान यहाँ पे हम लोग का 2 है, और कमा y का मान तो पहले से 0 है, तो 0, तो 2,0, तो हम लोग का 2,0 आंसर होगा, न कि 0,2, ठीक है। ये नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि पहले x वाला मान लिखा जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। क्लियर आपको ये भी क्वेश्चन? चलो सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको अपनी एक ऐप है उसके बारे में बता दूं, ठीक है। उसके बाद आगे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो हमारी ये ऐप है UPMSP स्टडी। इस वीडियो को देखने के बाद इसको डाउनलोड करना, ठीक है। UPMSP स्टडी नाम है, मैं नाम लिख देता हूँ। UP, ये P है, MSP स्टडी। इसको प्ले स्टोर पे आप लिख कर सर्च करोगे ना, तो आ जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करोगे तो रजिस्टर का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, पहली बार आप रजिस्टर कर लेना, अपना नाम, कोई भी अपना फ़ोन नंबर एक डालकर यहाँ पे अपना पासवर्ड आप डाल लेना, जो हमेशा आपको याद रहे, क्योंकि मान लो ऐप आपके मोबाइल से डिलीट हो जाती है, तो दोबारा यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको ये पासवर्ड और नंबर मालूम रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट स्टेट चूज कर यहाँ पे टिक मार्क कर रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करोगे तो देखो यहाँ ऐप का कुछ ऐसा कुछ दिखेगा इंटरफेस। यहाँ पे आपको देखो फ्री में आपको टेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे हिंदी का मैंने टेस्ट डाल रखा है, सोशल साइंस का टेस्ट डाल रखा है,
और इस वीडियो के बाद हो सकता है मैं मैथ का भी एक टेस्ट डालूँ और एक इंग्लिश का भी टेस्ट डालूँ। तो आप बेफिक्र रहे, आपको टेस्ट डलता रहेगा, आप देते रहना, ठीक है। और पहले से जो पढ़ा है वो तो आप जाकर देना। प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, मॉडल पेपर मिल जाएगा, जो भी यूट्यूब पे क्लास होती है उसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी, ठीक है। हालांकि यहाँ पे एक हम लोग का पेड बैच भी चलता है, पेड क्लासेज यहाँ पे लक्ष्य बैच, जिसकी प्राइस मात्र 99 रुपये है, ठीक है। आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम लोग क्या देते हैं कि 2023 का और 2024 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, साथ ही ये वायरल मॉडल पेपर है, इन सभी पेपर्स का इसमें आपको सॉल्यूशन मिलता है, पीडीएफ में सॉल्यूशन मिलता है, वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है, और सबका जो 20-20 एमसीक्यू होता है उसका टेस्ट भी मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है। इसको पढ़कर पिछले साल बच्चों ने 90% तक मार्क अचीव किया था। तो आप ये बैच जरूर ज्वाइन करना। पेड क्लासेस में जाओगे, यहाँ लक्ष्य बैच आपको दिख जाएगा, क्लिक करोगे तो यहाँ पे वीडियो भी आपको एक प्ले हो जाएगी, कैसे आपको बाई करना है। आपके पास पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं है तो कैसे आपको अपने मोबाइल में दूसरे के फ़ोन से पेमेंट कराना है, सब कुछ ट्यूटोरियल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा नंबर भी मिल जाएगा। तो आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज़रूर करना, और ज़रूर करना। 99 रुपये क्या है मेरे भाई। चलो मैं इसको साइड करता हूँ। आगे के क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद इधर मैं आ जाता हूँ, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 पे इसको थोड़ा मैं फोल्ड कर लेता हूँ। चलो ये देखो, अगला हम लोग का क्वेश्चन, ये भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन है कि यदि बिंदुओं ए, एक बिंदु दिया है ए जिसका निर्देशांक -4,2 दिया है, ठीक है, और एक बिंदु दिया है हमें बी जिसका निर्देशांक 5,6 दिया है, को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, ओके, मध्य बिंदु का हमें निर्देशांक दिया है कि a,8,4 है। तो ए का मान हमें ज्ञात करना है। देखो ए की जगह पे यहाँ पे कुछ रहना चाहिए, लेकिन उसे गायब कर दिया है और उसी का हमें मान पूछा जा रहा है। सिंपल, देखो इसको पूरा डिटेल्ड में आपको समझाता हूँ, डिटेल्ड में इस क्वेश्चन को। जैसे ये हम लोग का, मान लो यहाँ पे एक बिंदु है, एक यहाँ पे बिंदु है, ये बिंदु हम लोग का ए है, ये बिंदु हम लोग का बी है। ए का निर्देशांक हमें दिया है -4,2, और ये हम लोग का बी का निर्देशांक दिया है 5,6, और इनके मध्य बिंदु, मान लो यहाँ पे इनका मध्य बिंदु है, ठीक है। इसका निर्देशांक हमें दिया है जो सी है, इसका निर्देशांक दिया है हमें a/8 और 4, ठीक है। तो हमें क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे ए का मान पूछा जा रहा है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है उसका एक फार्मूला होता है, आपने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा होगा। वो क्या होता है कि देखो, अगर ये x वाला पॉइंट, मध्य बिंदु का x वाला पॉइंट निकालना हो तो x बराबर, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ का निर्देशांक, और उसमें भी आपका x बराबर x वाला पॉइंट निकालना होता है, तो उसके लिए फार्मूला होता है x1 + x2 बटे में 2। अब x1 और x2 क्या होता है, तो देखो ये आपका x1 y1 होता है, ये आपका x2 और y2 होता है, ठीक है। अब देखो, और ये आपका x वाला बिंदु हो गया, ये y वाला मध्य बिंदु का, तो यहाँ पे x वाला पॉइंट निकालना होता है तो इस फार्मूले का यूज करते हैं, और काम अगर y वाला आपका पॉइंट निकालना हो यानी ये वाला, तो हम लोग y1 + y2 बटे में 2, ये हम लोग फार्मूला, मतलब दोनों एक ही फार्मूला एक ही में इंक्लूड रहता है, इसी तरह हम लोग सॉल्व करते जाते हैं। तो चूंकि हमें ये x वाला ही पॉइंट में a छिपा है, यही को ज्ञात करना है, तो हम लोग डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर लेंगे, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो चलो, तो x का मान हमें यहाँ a/8 है, तो a/8 बराबर, अब x1, तो x1 हम लोग का -4 है, तो -4 प्लस x2 हम लोग का 5 है, तो 5 और बट्टे में 2 है, तो 2, ठीक है। मतलब ये फार्मूले में बट्टे 2 है तो 2, काम खत्म। अब देखो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 से इधर गुणा होगा तो 2a बट्टे में 8 बराबर, ये देखो -4 और 5 यानी 1 हो जाएगा, 1 से गुणा होगा तो इधर 8, यानी a बराबर आपका 8, और ये 2 गुणे a है तो बट्टे में आकर हो जाएगा, ठीक है, इधर 8/2, तो ये a बराबर हम लोग का 4 निकल कर आ गया, यानी a का मान हम लोग का फाइनली क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। तो a का मान हम लोग का यहाँ पे b वाला निकल कर आया 4। तो ऐसे आपको करना है। अगर यहीं पे मान लो कि इसका पूरा का पूरा मान दे दिया हो, y की जगह पे कुछ गायब कर दिया हो और उसका मान पूछे, तो आप उसमें ये वाला y वाला पॉइंट सब चीज़ें लेकर और सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्लियर ये चीज़। आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वाला हम लोग का 4th नंबर, ये क्या है कि यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B का मान होगा, ठीक है। कोण B का मान, ऐसे तो मैं इसको डायरेक्ट टिक कर सकता हूँ कि ये 90 अंश होना चाहिए, एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए, ठीक है।
ऐसा सवाल समकोण त्रिभुज के लिए ही पूछा जाता है। बाकी इसको हम लोग हल भी कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे हम लोग का एक समकोण त्रिभुज मैं बना लेता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे देखो अंदाजे पे ऐसे नहीं किया, AC जैसे ये हम लोग का AC है, कण है, तो ये हम लोग का 12 है और BC ये मान लो हम लोग का B वाला पॉइंट है, तो ये BC हम लोग का 6 है और हम लोग का आपको दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है माफ़ करना, ठीक है। देखो जैसे ये हम लोग का एक समकोण त्रिभुज हो गया, तो यहाँ पे AC हम लोग का जो कण है 12 में मान लिया, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कण होती है, ठीक है, और सबसे बड़ा AC का मान ही है 12, तो इसीलिए मैं इसको 12 ले लिया। BC हम लोग का 6 है, ठीक है, तो BC हम लोग का 6 और AB 6√3 है, AB हम लोग का 6√3 है। अब देखो इसको मैं सॉल्व करूंगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर होगा। ये हम लोग का त्रिकोणमिति का त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा होगा समकोण त्रिभुज में कि जो कोण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के, ठीक है। तो अब कण का स्क्वायर, तो कण हम लोग का 12 है, तो 12 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब हम लोग का ये हो जाएगा, ठीक है। और हमें कोण B का मान पूछ रहा है ना, तो कोण B यानी इसके लिए, ठीक है, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो लंब 6√3 का वर्ग है तो वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार हम लोग का 6 है तो 6 का वर्ग। अब देखो 12 का वर्ग 144 होता है, ठीक, और 6√3 का वर्ग है, इसका मतलब क्या होगा 6 गुणे 6 और ये √3 गुणे √3, तो 2 बार रूट का गुणा तो 3 बाहर आ जाएगा, तो गुणे 3, ठीक, प्लस ये 6 का 36, ये भी देखो तो 144 बराबर 6 का 36 और 36 तियाँ, ठीक है, 36 तियाँ, 3 6 का 18 का 8 और तितली का 9 1 10, 108 और 108 प्लस ये 36 है तो 36। अब देखो 144 बराबर, इसको जोड़ते हैं, 8 6 14 का 4 और हासिल 1 3 और 0 3 और एक हासिल 4, ठीक है, और ये 1 का 1 यानी 144 बराबर 144 आ गया, यानी कण बराबर आ गया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका मतलब कि हमने प्रूव भी कर दिया कि जो त्रिभुज ABC है वो एक वास्तव में समकोण त्रिभुज है। हमने तो ऐसे ही यहाँ पे खींच लिया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग का कण का स्क्वायर बराबर आ रहा है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज का गुण है, और समकोण त्रिभुज का गुण है तो यहाँ पे कोण B जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, 90 अंश का होगा, ठीक। तो ये आपका 90 अंश इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इस सवाल को करना है। अब इतना आपको लंबा नहीं करना है, अगर आपको मालूम है डायरेक्ट तो इसका आंसर टिक कर OMR शीट पे भरकर आपको आगे बढ़ना है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना बता रहा हूँ, ठीक। चलो क्योंकि ये मेरा काम है, मैं टीचर हूँ, तो आप मेरा डिटेल में हर एक चीज़ बताना काम है। आगे चलता हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। ये देखो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका क्वेश्चन है रियल नंबर का। क्या कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है होगी, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या मीन्स HCF होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, यानी बड़ी से बड़ी संख्या मीन्स HCF यानी मौसा, ठीक है। इसका मतलब हमें इनका मौसा ज्ञात करना होगा, और कैसा मौसा, ऐसा मौसा, ठीक है, ऐसा HCF जिससे मतलब हम इसको विभाजित करें तो हमें 8 और 5 शेषफल प्राप्त हो, ठीक है। तो ऐसा HCF ज्ञात करना है जिससे हम लोग 125 और 70 को विभाजित करें तो हम लोग का शेषफल 8 और 5 बचे। तो ऐसे सवालों में हम लोग क्या करते हैं कि जो ये दिया है जिसको हमें विभाजित करने को बोला जा रहा है उसी में से हम लोग शेषफल घटा लेते हैं और जो संख्याएं बचती है उसका HCF निकाल देते हैं। तो देखो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, यहाँ पे देखो 125 में से हम लोग 8 घटा देंगे और 70 में से हम लोग 5 घटा देंगे, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे देखो 125 में से मैं घटा दिया क्या 8 और उसके बाद हम लोग का 70 में से 5, ठीक है, 70 में से 5। अब देखो हम लोग का यहाँ पे ये 117 हो गया ना, 3 और 5 8, हाँ, और ये हम लोग का 65 हो गया। अब 117 और 65 का हम लोग HCF निकाल देंगे और जो आएगी संख्या वही आंसर होगा, ठीक है। वही बड़ी से बड़ी संख्या होगा जिससे हम इसको और इसको विभाजित करेंगे तो 8 और 5 शेषफल बचेगा। तो यहाँ पे चलो इसका HCF निकाल लेते हैं। अब मैं भाग विधि से HCF निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये देखो 65 एक ही बार जाएगा, ठीक, 7 में से 5 गया 2 और ये 6 5 11 यानी 52 हो गया, ठीक, 65। अब 52 सब इसमें हम लोग 65 में भाग देंगे, ठीक। ये HCF निकालने का एक तरीका होता है, बाकी इसका आप गुणनखंड विधि से भी HCF निकाल सकते हो, ठीक। तो चलो 52 एकम 52, ये हम लोग का 3 बचा, ये 1 बचा। अब ये हम लोग 52 में भाग देंगे, 13 चौका 52, ये कट गया, ठीक। चलो यानी हम लोग का अंत में यहाँ पे 13 बचा, तो हम लोग HCF 13 आ गया। तो HCF हम लोग का क्या आ गया 13 आ गया। तो देखो 13 वह ऐसी
बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जिससे हम लोग 125 और 70 को विभाजित करेंगे तो शेषफल हम लोग का 8 और 5 बचेगा। ठीक है, देखो जैसे आप 13 से इसमें भाग दो, इससे 13 से भाग दोगे तो 13 नवा 17 से होता है ना 117, तो 9 बार भाग जाएगा और हम लोग का शेषफल क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा। और इसमें आप 13 से भाग दोगे तो 13 पचे 65, यानी 5 बार जाएगा और 5 हम लोग का शेषफल बच जाएगा। तो वही जैसे सवाल बोला जा रहा था वैसे हमने प्रूफ भी कर दिया। तो ऐसे इस सवाल को किया जाता है, काफ़ी शानदार सा ये सवाल बनता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आप जाओगे आगे चलकर, आगे बढ़कर आप लाइक जैसे स्टेट पुलिस, छोटे छोटे एग्जामों में ऐसा सवाल बनता है। जैसे आप उत्तर प्रदेश पुलिस का भी एग्जाम है, अभी रिजल्ट आया है, ठीक है, तो वो आप एग्जाम दोगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसे सवाल बनते हैं। ठीक, चलो, तो ये हम लोग का 13 आंसर बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर। अब चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देख लेते हैं। यदि समीकरण, ये हमें समीकरण दिया है का एक मूल -2 हो तो के का मान होगा। देखो ऐसा सवाल तो पूछता ही पूछता है, हमेशा ये पूछता है। तो ऐसे सवालों में हम लोग क्या करते हैं, एक मूल हमें दे देता है और एक मूल हमें मतलब एक मूल नहीं, हमें कोई संख्या, ये द्विघात समीकरण होती है एक, उसमें गायब कर देता है। ठीक है, और उसका हमें मान पूछता है। जैसे यहाँ पे देखो x² और यहाँ पे kx, के जगह पे यहाँ पे कोई ना कोई संख्या रहनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। -6 बराबर 0 का एक मूल हमें -2 दिया है और के का मान पूछा जा रहा है, तो कैसे करेंगे। तो ऐसे सवालों में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी पहला यहाँ पे मूल दिया हो ना, उसको हम लोग यहाँ x के जगह पे रख लेते हैं और x के जगह पे रखकर हम लोग सॉल्व करेंगे तो के का मान ज्ञात हो जाएगा। सिंपल ये तरीका होता है। अब कहोगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो एक द्विघात समीकरण होती है और द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं द्विघात समीकरण को सेटिस्फाइड करते हैं, संतुष्ट करते हैं। यानी दो मूल होते हैं, दोनों में से किसी एक को भी यहाँ पे आप x के जगह पे रखोगे तो हमेशा 0 के बराबर आएगा। इधर भी 0 इधर भी 0, लेकिन कहोगे कि इसको हम लोग हल करेंगे तो 0 आएगा, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे के को हटा, कुछ ना कुछ यहाँ पे के का मान होना चाहिए जिसको हटा दिया। अगर वो मान रहता है अवेलेबल और फिर हम लोग जब x के जगह पे चीज़ें रखते हैं तो वो 0 के बराबर आता। तो सिंपल है, इसका तरीका ये है कि इस समीकरण को हमें सॉल्व करने के लिए के मतलब x जहाँ जहाँ है वहाँ हम लोग यहाँ पे एक जो मूल दिया है यानी -2 उसको रख देंगे। तो चलो इसको हम लोग रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम लोग का x² प्लस kx -6 बराबर 0 दिया है। ठीक, और एक मूल हम लोग का -2 दिया है, तो इसको रखते हैं। तो ये देखो -2 का हम लोग का वर्ग x के जगह पे मैं रखता हूँ, प्लस ये k और x के जगह पे -2 और -6 बराबर 0। ठीक, ये 2 दूना का 4 प्लस हो जाएगा, -2 गुणे 2, और ये देखो ये -2 के हो जाएगा, गुणा होगा तो, और -6 बराबर 0। अब देखो -6 और 4 यानी हम लोग का, और ये -2 के का -2 के और 4, और ये हम लोग का -6 यानी हम लोग का ये -2 ही रह जाएगा, और हम लोग का बराबर 0 है तो 0। अब देखो 2 के को उधर लाऊंगा तो -2 बराबर हम लोग का 2 के उधर जाकर प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर हम लोग का माइनस था। ठीक है, तो के बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, -2/2। ठीक है, यानी हम लोग का -1 बराबर के, यानी वही के बराबर आपका -1, के का मान हम लोग का -1 आ गया। सिंपल, चलो, तो ये के का मान -1, सी वाला हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है मेरे दोस्त, चलो अगला प्रश्न आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, ओके, देखो ये प्रश्न क्या है कि यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी। ठीक है, मस्त क्वेश्चन है। देखो समचतुर्भुज हमें यहाँ पे बोला है, समचतुर्भुज क्या होता है, देखो मैं आपको इसका फिगर बना देता हूँ, कुछ इस प्रकार का आपका होता है, ये समचतुर्भुज होता है। ठीक है, देखो ये समचतुर्भुज की 4 भुजाएं हो गई, इसको मैं नाम दे देता हूँ। मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया। देखो समचतुर्भुज की जो भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है, तो ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजाएं आपस में बराबर हो गई। ठीक, अब देखो ये क्या बोल रहा है कि इसके विकर्णों की लंबाई। ठीक है, ये विकर्ण आप जानते हो कि जैसे ये तिरछा तिरछा ये मिला दे तो ये विकर्ण होता है, तो ये पहला विकर्ण हो गया, और इसको मिला दे तो ये हम लोग का दूसरा विकर्ण, ये इसको मिला दे तो ये सेकेंड विकर्ण हो गया। ठीक, अब इसके विकर्णों की लंबाइयाँ हमें दिया है कि एक 12 है और एक 16 है, तो मान लेता हूँ कि ये हम लोग का AD बराबर 12 है, AD बराबर हम लोग का 12 है। ठीक है, ये AD हम लोग का 12 है और ये हम लोग का BC हम लोग का क्या है, 16 है। अब देखो यहाँ ये तो मालूम है हमें, BC का पूरा हमें मतलब मान मालूम है और AD का। अब चूंकि हमें ये भुजा का मान ज्ञात करना है, देखो कोई भी यहाँ से यहाँ तक ज्ञात कर लो,
आपका काम हो गया, क्योंकि वही जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी ही इसकी भी होगी, उतनी भी इसकी होगी। ठीक, तो चाहे हम इसकी लंबाई ज्ञात कर ले, इसकी कर ले, इसकी कर ले, ठीक, किसी एक की ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, दिमाग नहीं, एक सिंपल सा एक रूल होता है समचतुर्भुज का कि इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित कहने का मतलब कि ये जहाँ ये दोनों एक दूसरे को कट किए हैं, मान लो ये बिंदु O है, तो ये अगर जहाँ पे कट किए हैं उस बिंदु से ये वाली दूरी और यहाँ से ये वाली दूरी आपस में बराबर होगी, यानी आधी आधी होगी। इसका मतलब कि अगर हम लोग का BC ये 16 है, तो अगर हम लोग यहाँ पे OB देखें तो 16 का आधा है, यानी ये 8 हो जाएगा, और ये हम लोग का यहाँ से यहाँ तक 8 हो जाएगा। उसी प्रकार ये यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक 6 हो जाएगा। क्लियर, समझ गए बात? तो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और साथ ही साथ समद्विभाजित तो करते हैं, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। ठीक है, समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे 4 हैं, 4 यहाँ पे त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, तो चारों में क्या होगा, यहाँ पे आपका समकोण बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, समकोण बनेगा। तो ये 4 यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। क्लियर, तो अब 4 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, तो उसमें देखो हर एक त्रिभुज में आपकी 2 भुजाएं मालूम है। यहाँ पे ये भुजा, ये भुजा, अगर इसमें लेते हो तो ये भुजा, ये भुजा, तो सिंपल है, एक हमें मालूम करनी है। तो समकोण त्रिभुज का नियम जो होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, हम लोग याद कर लेंगे। तो कोई भी एक भुजा ले लो, कोई भी एक त्रिभुज ले लो। जैसे यही मैं त्रिभुज ले लिया, तो इस त्रिभुज में देखो ये हम लोग का एक हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। ठीक, अब इसमें देखो ये हम लोग का, ये अगर हम लोग का 90 डिग्री है, तो ये हम लोग का लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यानी हमें ये कर्ण का मान मालूम करना है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, कर्ण बराबर हम लोग का हो जाएगा लंब का, वो तो अंडर रूट होता है, चलो सीधे मैं कर्ण बराबर लिखूं तो वो होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सिंपल। अब देखो, तो बराबर ये हम लोग का लंब हो गया 8 प्लस हम लोग का आधार हो गया 6। ठीक है, और इन दोनों का वर्ग है तो दोनों का वर्ग और अंडर रूट। ठीक है, कहोगे कि अंडर रूट कहाँ से फार्मूला है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है ना लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हटाने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि इसको अंडर रूट में कर देते हैं। ठीक, तो ये फार्मूला याद रखो, या ये बात एक ही हुआ। तो अब देखो ये 8 आई 64 प्लस ये 6 का 36 अंडर रूट में, और ये दोनों मिलकर अंडर रूट 100, और 100 को हम लोग भाई बाहर निकालेंगे तो वो 10 हो जाएगा। तो हम लोग का इसका मतलब कि 10 आंसर आ गया, और 10 क्या, सेंटीमीटर, क्योंकि सारी चीज़ें सेंटीमीटर में थी। तो ये CD का मान हमें 10 आ गया। इसका मतलब कि CD हो या BD हो या कोई भी भुजा हो, वो 10 ही होगी, क्योंकि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो सिंपल, तो ऐसे अगर सवाल आ जाए ऐसा, तो आपको ज्ञात करना होगा। तो हम लोग का आंसर हो गया, जो भुजा हमें पूछ रहा था वो 10 सेंटीमीटर, बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि साइन थीटा, क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा बराबर दिया है कॉस थीटा, और हमें दिया है कि थीटा जो है, ठीक है, जो ये थीटा है वो ग्रेटर देन या बराबर है 0 के, या फिर मतलब 0 से और 90 के बीच में है, सिंपल इसका, तो थीटा का मान होगा। ठीक है, अब ये बताओ कि साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होते हैं 0 से और 90 अंश के बीच में। भाई सब लोग जानते हो इसका आंसर, ठीक है, 45 अंश पे। ठीक है, 45 अंश पे। तो इसका सिंपल सा आप 45 अंश लगाकर आगे बढ़ो, OMR में आप मतलब टिक करो, काम खत्म। ठीक, चलो आगे चलूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योगफल होगा। ठीक, 144 मीन्स 12 गुणे 12। ठीक है, 144 मतलब क्या होता है भाई, 12 का वर्ग होता है, इसका मतलब कि 12 गुणे 12, और 12 का गुणनखंड 4 तेई 12, यानी 2 दूना का 4 गुणे 3, और ये आपका 2 दूना का 4 गुणे 3, यानी हम लोग का 2 घाते 4, 2 4 बार है तो 2 घाते 4, और गुणे 3 2 बार है तो 3 घाते 2, और घातों का हमें योगफल पूछ रहा है, तो 4 और प्लस 2 6। ये हम लोग का सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिंदु -3,5 की वाई अक्ष से दूरी होगी। देखो कभी भी वाई अक्ष से दूरी पूछ दे, जैसे आप जानते हो कि एक जैसे ये हम लोग का हो गया, ये निर्देशांक ज्यामिति में कॉर्डिस निर्देशांक तल हो गया, तो जिसमें आप जानते हो कि ये आपका x x डैश, ये y,
ठीक है, आपका वाई डैश ये होता है ना। तो इसमें आप जानते हो कि जैसे इसमें एक्स इधर वाली ये चीज़ें प्लस होती हैं, ठीक है, और इधर वाली ये माइनस होती हैं, ये हम लोग जानते हैं। और ऊपर वाई में ये प्लस होता है और नीचे आपका माइनस होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या पूछा जा रहा है कि वाई अक्ष से दूरी, तो ये क्या होता है वाई अक्ष। अब वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष ये हम लोग का वाई अक्ष से दूरी इधर या फिर इधर कोई भी दूरी हो सकता है। लेकिन हमें अगर निर्देशांक दिया है और वाई अक्ष से दूरी पूछ रहे हैं, तो वाई अक्ष से दूरी हम लोग का कि तो इधर होगा कि तो इधर, तो इधर आओ या इधर आओ, वो पॉइंट एक्स ही वाला होगा, ठीक है। यानी वाई अक्ष से दूरी जो होती है एक्स के बराबर होती है। तो वाई अक्ष से दूरी पूछा जा रहा है इसमें, तो वाई अक्ष से दूरी तो ये हम लोग का पॉइंट वाई है और वाई अक्ष से दूरी एक्स के बराबर होता है, यानी एक्स की दूरी 3 होगी। तो 3 हमें आंसर नहीं दिया है, हमें -3 दिया है, तो हम लोग -3 पे ही क्लिक करेंगे। अब -3 यहाँ ये डिनोट करता है कि जो दूरी है ना वो इस साइड में है, लेफ्ट साइड में, ठीक, ये वाली दूरी नहीं है, ये वाली, ठीक। यहाँ पे माइनस ये डिनोट कर रहा है, माइनस दूरी, देखो माइनस में तो दूरी कभी नहीं होती है, वो संभव ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे माइनस ये डिनोट कर रहा है कि हम लोग इधर वाली -3 न कि इधर वाली, ठीक। चलो बस काम खत्म। बाकी आपका क्वेश्चन होगा, आप कहोगे कि भैया अगर ऑप्शन में 3 और -3 दोनों रहे तो हम कौन सा लगाएंगे, तो आप हमेशा 3 लगाना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 1 मिनट, अगले क्वेश्चन पे चलो। 10 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देख लेते हैं। साइन 15 अंश बटे कॉस 75 अंश का मान होगा। ऐसे सवालों में हमेशा एक ही आंसर आता है, आप जानते हो। जैसे यहाँ पे देखो साइन 15 अंश है, तो इसको हम लोग देखो कॉस 75 यानी 90 में से हम लोग 75 घटा दे रहे हैं। साइन 90 माइनस 75, क्योंकि 90 में से 75 जाएगा तो 15 बचेगा, ठीक, बटे कॉस 75 है तो इसको रहने देता हूँ। देखो साइन और 90 अंश में से मैंने 75 अंश घटा दिया, तो इसका मतलब 15 अंश, तो इसका मतलब कि साइन 15 अंश ही है, कोई दिक्कत नहीं। साइन 15 उसको इस तरह मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और नीचे का जो है उस तरह ही लिख दिया। अब देखो ये हम लोग का एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा ये पहले ही चतुर्थांश में आ जाएगा, और 90 के लिए निष्पत्तियाँ चेंज हो जाती है। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। ये चतुर्थांश वाला फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ये कॉस और थीटा के जगह पे आपका यहाँ 75 अंश है, तो कॉस 75 अंश, और बट्टे में कॉस 75 अंश पहले से, तो कॉस 75 अंश, तो ये कट गया, यानी एक आंसर आ गया, काम खत्म। चलो ये भी आपका सवाल क्लियर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देख लेते हैं। ये क्या है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। हमें माध्य यानी समांतर माध्य की बात कर रहा है, ठीक है। तो समांतर माध्य, चलो हम लोग याद करते हैं, हमें सारणी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सारणी दिया है, और ये देखो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछा है, लेकिन ये 2 मार्क में भी पूछता है आपका। ये क्वेश्चन 2 मार्क में भी पूछा जाता है। चलो ये थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन चलो इसको भी मैं सॉल्व करा देता हूँ। यहाँ पे देखो वर्ग अंतराल हमें दिया है, हमें बारंबारता दिया है, तो इसके लिए एक हमें चार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। चार्ट क्या, एक मतलब चलो बना ही देता हूँ, क्या दिक्कत है। यहाँ पे देखो वर्ग अंतराल हमें दिया है और बारंबारता, तो यहाँ पे हमें वर्ग अंतराल हो गया, वर्ग अंतराल मैं लिख देता हूँ। उसके बाद हम लोग का ये हो गई बारंबारता, ठीक। अब देखो वर्ग अंतराल हम लोग की हो गई, बारंबारता हो गई। तो वर्ग अंतराल जो भी दिया है लिख लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो मैं लिख लेता हूँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये हम लोग का वर्ग अंतराल हो गया। और इसकी बारंबारता दी है 0 से 10 तक का 5, 10 तक से 20 तक का 6, और 20 से 30 तक का 5, यानी 5 6 5। तो 5 6 5, उसके बाद 3 1 क्लियर। अब चलो देखो वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान देना आप लोग, हम लोग क्या करेंगे कि देखो मध्यमान ज्ञात करेंगे। मध्यमान अब क्या होता है, देखो क्यों हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये तो हमें समांतर माध्य का हमें फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए कि समांतर माध्य हम लोग का होता है x बार बराबर हम लोग का क्या होता है समेसन एफ एक्स अपान में, ठीक है, समेसन एफ एक्स अपान में समेसन एफ, इसको सिग्मा भी बोलते हैं।
कोई दिक्कत नहीं, आप सिग्मा बोलो समेशन बोलो, बात ही एक ही हुआ। जहाँ एफ क्या होता है, तो एफ तो बारंबारता होता है, तो यहाँ पे एफ का हमने मान ज्ञात कर लिया। अब एक्स क्या होता है, तो एक्स मध्यमान होता है। एक्स क्या होता है, मध्यमान। तो मध्यमान हम लोग एक्स, देखो एफ आई इंटू एक्स आई, नीचे आई भी आप लिख सकते हो, इसको एफ आई और एक्स आई से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे चलो वही मैं लिख देता हूँ, क्या दिक्कत। चलो, और ये एक्स आई, सॉरी एक्स आई तो है ही, एफ आई, क्लियर। अब देखो, तो अब एक्स आई का हम यानी मध्यमान हम लोग ज्ञात करते हैं। मध्यमान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्ग अंतराल दोनों जोड़ेंगे और बट्टे 2 कर देंगे। निम्न सीमा उस सीमा को जोड़ेंगे और बट्टे 2 कर देंगे, यानी आधा। तो 0 10 10 और बटे 2 करेंगे, तो इसका मतलब हम लोग का 5 हो गया मध्यमान। 10 20 30, 30 का आधा 15, ठीक है। 3 2 5 यानी 50, इसका आधा 25, ठीक। ये 4 3 7 यानी 70, 70 का आधा 35, और ये 5 4 9 यानी 90, 90 का आधा 45। सिंपल, ऐसे हम लोग मध्यमान याद करते हैं। निम्न सीमा जो होती है वर्ग अंतराल की, और उच्च सीमा दोनों को जोड़कर बट्टा 2 कर देते हैं, यानी आधा कर देते हैं, तो ये मध्यमान हो गया। तो मध्यमान यानी एक्स आई का हमें मान ज्ञात हो गया, एक्स आई का, लेकिन हमें एफ आई का भी हमें चाहिए, ठीक है। और एफ आई का हमें मान तो पहले से मालूम है, क्लियर, लेकिन हमें इन दोनों के गुणनफल का, यहाँ पे समेशन का मतलब होता है योगफल, यानी दोनों के गुणनफल का हमें योग का मान हमें चाहिए। तो इन दोनों का हम लोग गुणनफल चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एफ आई इंटू, इंटू मीन्स गुणा, एक्स आई। अब देखो, इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें, मतलब जो सीध सीध में है, ठीक है, और गुणा कर कर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। तो ये देखो 5 से गुणा करेंगे तो 5 25, 15 छक्का हम लोग का 90, ठीक है। उसके बाद ये देखो 25 चौका सही 25 पचे 125, ये 3 5 15 का 5, तितली का 9 1 10, और ये 45 से कम 45। ओके, इतनी चीज़ें हमने कर ली। अब देखो, इसको हम लोग क्या करेंगे कि सबको ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे समेशन है, मीन्स एफ आई और एक्स आई का योगफल। तो समेशन एफ आई इंटू एक्स आई बराबर, अब इसको जोड़ते हैं, 5 का 5 5 10 5 15 5 का 20 का 0, हाँसी लगा 2, और उसके बाद देखो हम लोग का 9 2 11, और ये 11 और 12 हासिल देख लेते हैं, ये 9 2 11, एक यहाँ की हासिल, तो 12 12 24, और 24 10 हम लोग का 34, और 4 हम लोग का 36, और एक हासिल यहाँ का था यानी 37। गलत हो रहा है क्या कहीं पे? चलो एक बार और जोड़ लेता हूँ, 5 का 5 5 10 5 15 पंचों का 5 का 5 5 10 5 15, सॉरी यार, 5 का 5 5 10 5 15 पंचों का 20 का 0 हासिल लगा 2, ठीक। अब देखो 9 2 11, ऐसे ही सीधा सीधा जोड़ता हूँ, 9 2 11, 12 13, 14 15 16 17, और 2 हासिल 18 19 का 9 हासिल लगा 1 1 1 2 1 हासिल 3, यानी 390 हम लोग का हो गया। माफ़ करना, थोड़ी बीच बीच में खांसी आ जा रही है, तो ठीक 390 हो गया। अब देखो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बटे में समेशन एफ आई का भी हमें मान ज्ञात करना है, यानी योगफल, ठीक है, एफ आई का। तो यहाँ पे समेशन एफ आई बराबर हम लोग क्या हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं, 6 5 11 11 और 5 16 16 और 3 1 4 20, यानी हम लोग का इसका मान 20 हो गया, ठीक है। अब चलो, तो सिंपल समेशन एफ आई एक्स आई का मान 390 है, तो 390, और बट्टे समेशन एफ आई का मान 20 है, तो बट्टे 20, ये कट गया, और ये 2 एकम 2, और ये 2 9 18, और 10.2 5 10, ठीक 19.5 होगा, आप भाग दोगे तो ये हम लोग का आंसर निकल कर आ जाएगा, ये हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा। तो 19.5 इसका आंसर, ये डी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ये प्रश्न फिक्स है, आपका 2 मार्क में आता है और एमसीक्यू में भी आता है, तो ये 3 मार्क का ऐसा प्रश्न आता है। तो ये प्रश्न अच्छे से आप लोग, इसको मैंने समझा दिया, आप समझ लेना, आएगा एग्जाम में कर लेना। चलो आगे चलो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यह क्या है कि यहाँ पे दिया है कि 3 cot थीटा बराबर 4, तो कोसेक थीटा का मान होगा। यहाँ पे देखो कई तरीके हैं इस सवाल को करने के। देखो 3 cot थीटा बराबर हमें 4 दिया है, तो यहाँ पे cot थीटा बराबर 4/3 हो जाएगा, और कोसेक थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो कॉट और कोसेक को देखकर मुझे एक फार्मूला सर्वसमीका वाला याद आ रहा है, क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम लोग कॉट थीटा का मान मालूम कर लेंगे, वो 4/3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 यहाँ पे जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, यानी कॉट थीटा बराबर आपका 4/3 हो गया। तो यहाँ
कॉट स्क्वायर थीटा है, यानी हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 4 का 16 तितली का 9 हो जाएगा और उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये कॉट थीटा का मान 4/3 है और यहाँ पे स्क्वायर है इसका, तो यानी इसका भी हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो भाई दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो ये 4 का 16/9 हो जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा का मान 16/9। तो ये देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला होता है। और कॉट स्क्वायर थीटा का हमें मान मालूम है पहले से, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 16/9, तो 16/9 बराबर 1 है तो 1। तो यहाँ पे देखो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 और ये देखो माइनस उधर जाकर प्लस 16/9 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, 9 एकम 9 और 16, 9 एकम 9 और 16 हम लोग जोड़ेंगे तो ये 25 और बटे 9 है तो 9 हो जाएगा। आप जोड़ते रहना लसा लेकर, 25/9 हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 25/9, तो कोसेक थीटा बराबर मतलब स्क्वायर हटाने के लिए इसको अंडर रूट में करना पड़ेगा, तो 25/9 यानी ये 25 बाहर निकलेगा तो 5 और 9 निकलेगा तो 3, यानी हम लोग का 5/3 आंसर। ठीक, 5/3 आंसर, ये सी वाला। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। बाकी देखो एक ये भी तरीका है कि देखो जैसे हम लोग कॉट थीटा बराबर 4/3 हो गया, ठीक है, यहाँ से कॉट थीटा बराबर 4/3 और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा आपका भाई लंब होता है। ठीक है, तो यानी आधार और लंब का मान आपको मालूम चल गया भाई, यहाँ पे कॉट थीटा बराबर आपका 4/3 हो जाएगा। ठीक, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, टैन थीटा बराबर आपका लंब बटा क्या होता है, LAL लंब बटा आधार होता है। ठीक है, तो आपका टैन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट का मान आधार बटा लंब, यानी ये हम लोग का आधार, ये लंब। तो आप कर्ण का मान मालूम कर लो, त्रिकोणमिति सॉरी जो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है उस फार्मूले से, और सिंपल लंब कर्ण आधार तीनों मालूम हो गया। तो कोशेक थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, तो आप कर्ण का मान रख लो और लंब का मान आपको पहले से 3 मालूम है, तो वो 5/3 आपका आ जाएगा आंसर। तो ऐसे भी कर सकते हो, आपका मन किस तरीके से आप कर रहे हो, कैसे भी आपको आंसर निकालना है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। प्रश्न संख्या 14 आप देख सकते हो। अब देखो इस सवाल में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 में, कि यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात हमें दिया है 27 संबंध 64 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ठीक है, ठीक है, मस्त सवाल है। तो देखो इसके लिए तो सबसे पहले दो गोलों का आयतन दिया, तो हमें गोले का आयतन का फार्मूला मालूम होना चाहिए, और गोले का जो आयतन होता है उसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू, क्यू मीन्स घाते 3। ठीक है, और यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपका फार्मूला होता है 4πr², इसको आप याद कर लेना। ठीक, चलो, और देखो ये चीज़ें आप जो पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें आगे चलकर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी काम आएगी। आगे चलकर आप यूपी पुलिस, SI, ठीक है, या कोई भी आप स्टेट लेवल के या सेंट्रल लेवल के भी एग्जाम देते हो, तो हर एग्जाम में ये चीज़ें आती है। तो चलो अब इस सवाल को हम लोग करते हैं। देखो यहाँ पे दो गोलों के आयतनों का अनुपात हमें 27 संबंध 64 दिया है, तो मानता हूँ यहाँ पे पहले गोले की त्रिज्या R1, दूसरे गोले की R2 है। तो अगर R1 R2 है त्रिज्याएं, तो हम लोग का पहले गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R1 का क्यू। पहले गोले का हम लोग का ये आयतन हो गया, और दूसरे गोले का आयतन देखो अनुपात दिया है, अनुपात मीन्स वही बट्टा, तो मैं बट्टे में कर लेता हूँ। पहले गोले का आयतन और बट्टे दूसरे गोले का आयतन, वो क्या हो जाएगा 4/3 पाई और R2 का क्यू। भाई दोनों में तो त्रिज्याएं ही अलग अलग होंगी ना, पहले गोले की त्रिज्या R1 और दूसरे की R2, तो दोनों पहले का क्यू और यहाँ पे दूसरे क्यू मैंने कर दिया। ठीक, और इनका ये अनुपात दिया है 27 संबंध 64, यानी वही 27/64। ठीक, क्लियर। अब देखो 4/3 पाई, 4/3 पाई ये तो कट जाएगा। अब हम लोग का बचा क्या, R1/R2, R1 का क्यू बटे में R2 का क्यू, और ये बराबर 27/64। अब देखो ये हम लोग ये घात 3 हटाने के लिए इसका हम लोग को घनमूल करना होगा। ठीक, तो चलो, तो R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा, 27 का घन आपका 3 होता है, और भाई 64 का आपका 4 का 16, 16 चौक 64 यानी 4 होता है। ठीक, घन कहने का मतलब क्या, कि जैसे इसको अंडर रूट करोगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 3 का जोड़ा बनेगा, तो एक 3 बाहर आएगा। उसी प्रकार 64 का घन मतलब यही होता है, यहाँ पे 3 होता है घन में। ठीक, यहाँ पे 3 होता है घन में। ठीक, तो 64 का मतलब कि यहाँ पे 4 गुणे 4 गुणे 4, 64 को लिख सकते हैं, और 3 का एक जोड़ा बना तो एक 4 बाहर आया। वर्ग
वर्गमूल में, मतलब वर्गमूल निकालना हो तो वहाँ पे 2 जोड़ा देखा जाता है और यहाँ पे घनमूल में 3 जोड़ा देखा जाता है। चलो, तो यहाँ हम लोग का R1 का मान 3 आ गया, R2 का मान हम लोग का 4 आ गया, यानी त्रिज्याएं हमें आ गई, पहले की और दूसरे की भी, पहले गोले की भी दूसरे गोले की। अब हमें क्या कर रहा है कि उनके आयतनों का इतना अनुपात है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आयतन क्या होगा। ठीक है, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, और ये तो नॉर्मल फार्मूला, ये मैं 1 लिख देता हूँ नीचे, मतलब पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बटे दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R2, यानी दूसरे गोले की त्रिज्या R2 दूसरे गोले की त्रिज्या है, और इस फार्मूले में इसका वर्ग होता है तो वर्ग कर देता हूँ। तो ये पहले गोले का और ये दूसरे गोले का क्या हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक, अब देखो 4 पाई ये तो हम लोग का ऐसे ही कट जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, दोनों का मान बराबर है। अब देखो R1 का मान और R2 का होल वर्ग, तो R1 का मान हमें पहले ही ज्ञात है, पहले गोले का मतलब त्रिज्या, और ये दूसरे गोले का त्रिज्या, तो ये 3 और 4, तो तितली का इसका वर्ग, तो तितली का 9 और ये चचऊ का 16, यानी हम लोग का R1 का मान 9 हो गया, सॉरी मतलब 4 पाई R1 का वर्ग और 4 पाई R2 का जो वर्ग है, यानी इनका जो अनुपात है वो 9 संबंधे 16 आ गया, यानी हम लोग का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 9 संबंधे 16 हो गया। ये हम लोग का आंसर हो गया। चलो, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। यहाँ पे ये कटना नहीं चाहिए, इसको काटूंगा नहीं, माफ़ करना। ठीक है, इसको काटोगे तो कैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, 4 पाई R1 का वर्ग और 4 पाई R2 का वर्ग, ये 9 बटे आपका 16 हो गया। ठीक है, ऐसे हाँ कट भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट मान थोड़े ज्ञात करना है। तो ये हम लोग का कहाँ गया भाई, 9 संबंधे 16, ये हम लोग का ए वाला। चलो क्लियर, आपका भाई काम खत्म, आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 तथा 27 है तो माध्यिका होगी। ओके, यहाँ पे देखो हमें बहुलक दिया है और यहाँ पे माध्य दिया है। बहुलक हमें 45 दिया है और माध्य हमें 27 दिया है, माध्य यानी वही समांतर माध्य, और हमें माध्यिका पूछा जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन हर एक पेपर सेट में एक पूछा ही जाता है, तो इसका एक सीधे सीधे फार्मूला होता है, आपको फार्मूला याद है तो आप आसानी से ये कर लोगे। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है बहुलक बराबर, ठीक है मैं लिख देता हूँ, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, आप लोग याद रखना। ठीक है, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ समांतर माध्य। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस फार्मूले में क्या करता है कि 2 चीज़ें आपको देता है और एक चीज़ गायब कर देगा। जैसे बहुलक दिया है और यहाँ पे माध्य यानी समांतर माध्य दिया और माध्यिका पूछा जा रहा है, तो कोई भी 2 देगा, एक गायब कर देगा और वो आपको पूछेगा। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुलक हमें 45 दिया है तो 45 रख लेते हैं, बराबर 3 गुणे माध्यिका है तो माध्यिका को मैं 60 में m लिख लेता हूँ। ठीक है, बार बार लिखना ना पड़े, और माइनस 2 गुणे समांतर माध्य यानी वही माध्य का मान हमें 27 दिया है तो 27 रख लेता हूँ, सिंपल। अब देखो 45 बराबर ये 3m, ठीक है, माइनस ये 2 से इधर गुणा कर, 2 से 14 का 4, 2 दूना का 4, 1 5, 54 हो जाएगा, माइनस 54 इधर आकर प्लस हो जाएगा, यानी आपका 45 प्लस 54 बराबर 3m, यानी 3 गुणे माध्यिका। ठीक है, m को मैंने यहाँ पे माध्यिका माना है। ठीक, अब देखो मतलब माध्यिका को m माना है, ये हम लोग का 5 4 9 और ये 5 4 9, 99 बराबर 3m, यानी m बराबर अगर हम लोग ज्ञात करें तो वो हम लोग का m बराबर 99/3, यानी हम लोग का m यानी माध्यिका का मान क्या हो जाएगा, तितली के 9 33 हो जाएगा, सिंपल। तो ऐसे आप लोग को इसको कर लेना है, तो ये आपका बी वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 15 भी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे। ओके, इसका मूल पूछा जा रहा है, मीन्स इसको हल करना है। हल करने के बाद जो भाई एक द्विघात समीकरण है तो 2 हल जो आएंगे उसी का हमें मान पूछा जा रहा है। चलो इसको हल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, इसको हल करना है, सिंपल, बराबर ये 0 है। तो अब देखो
इसको हल करते हैं। सिंपल गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए ये लास्ट वाले का पहले वाले में गुणा करते हैं, तो इसका गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा। ठीक, यानी बीच वाले को हम लोग दो भागों में ऐसे तोड़ेंगे, जिन दो भागों को गुणा करने पे एक्स स्क्वायर हो जाए और जोड़ने पे -2x, तो माइनस एक्स सिंपल। तो एक्स स्क्वायर और 2x को मैं माइनस एक्स लिख लेता हूँ, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, -2x हो जाएगा, और दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस एक्स गुणा होकर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये गुणनखंड करने का तरीका होता है, आप जानते होंगे। ठीक, और +1 बराबर 0 है तो 0। अब देखो इसमें से x कॉमन, ठीक है, तो x से भाग देंगे तो x, और यहाँ भाग देंगे तो -1। इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ नहीं, तो यहाँ पे माइनस, तो माइनस एक कॉमन ले लेता हूँ, तो ये x और हम लोग का ये हम -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बराबर 0 है तो 0, x-1 दोनों तरफ है, तो दोनों में x-1 कॉमन, सिंपल। तो यहाँ पे भाग देंगे तो ये कट जाएगा तो x बचेगा, और इधर ये कट जाएगा तो -1, यानी x-1 यहाँ भी बचेगा, और बराबर 0 है तो 0। अब देखो x-1 बराबर 0 करेंगे तो x का मान हम लोग का 1 आ जाएगा, और x-1 इसको बराबर 0 करेंगे तो इसका भी मान 1 आ जाएगा, यानी कहने का मतलब 1 आंसर 1,1 होगा। सिंपल, ये पहला वाला ही हो जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न को कर लोगे। आगे चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में देखो, यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान होगा। अब देखो ये सीधे सीधे हमें वैल्यू दे दिया है। एक होता है समांतर माध्य हमें ज्ञात करने का, जैसे ऐसे आता है, हमें सारणी देता है, ठीक है, ये वर्ग अंतराल देता है, बारंबारता देता है, और इससे समांतर माध्य पूछा जाता है। ठीक है, और ये सवाल 1 मार्क में भी आता है और 2 मार्क में भी हर साल आता है। एक ऐसा समांतर माध्य आता है, और ऐसा भी आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का, मतलब सीधे सीधे संख्याएं दे दे। तो देखो सीधे सीधे संख्या दे दे, जैसे कहे कि 2, 3, 5 और 7 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य बराबर क्या, इसके लिए एक अलग फार्मूला होता है। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, मतलब आंकड़ों का योग, यानी 2, 3, 5, 7 इन सब का योग, और बटे इनकी संख्या कितनी है, तो 1, 2, 3, 4 संख्या है, तो 4 से हम लोग भाग देंगे, तो ऐसे होता है। तो यहाँ सिंपल हम लोग के 1, 2, 3, 4, 5 आंकड़े हैं। ठीक है, और हमें इसका समांतर माध्य 18 दे रखा है। तो सिंपल समांतर माध्य बराबर क्या होता है, वो होता है आंकड़ों का योग और बट्टा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, ये फार्मूला होता है। तो हमें समांतर माध्य हमें 18 पहले ही दे दिया कि समांतर, ये जो है आंकड़े इनका समांतर माध्य 18 है, तो समांतर माध्य की जगह मैं 18 रख लेता हूँ, बराबर आंकड़ों का योग, तो जो भी आंकड़े हैं 7, 13, 20, 17, 3x इनका योग हम कर लेते हैं। तो 7 + 13, 20, 17, 13, सॉरी यहाँ पे 13, 20, 17, और लास्ट में हम लोग का क्या है 3x, तो यहाँ पे 3x मैं कर लेता हूँ, और बट्टे में हम लोग का क्या हो जाएगा, बट्टे में कितने आंकड़े हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो बट्टे में 5, सिंपल। अब देखो ये बट्टे में है, यानी भाग है, तो इधर अगर गुणा हो जाएगा, यानी 18, 25, 90 हो जाएगा, 90 बराबर। अब इनको हम लोग जोड़ते हैं, तो देखो 13 और 7, 20, 20, 40, और हम लोग का 40, और हम लोग का 10, 50, 7, 57 हो जाएगा, 57 + 3x हो जाएगा। ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसके साथ x है, तो इसमें 57 में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये 57 इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, यानी 90 - 57 बराबर 3x हो जाएगा। ठीक, अब देखो 10 में 7 गया 3, यहाँ हम लोग का 8 बटा 8 बचा, 8 में से 5 गया तो 5, 3, 8, 3, यानी 33 बराबर 3x। तो हम लोग का x बराबर क्या हो जाएगा 33/3, यानी 11, यानी x का मान हम लोग का 11 आ जाएगा, सिंपल। तो ऐसे ही सवाल को कर लोगे। चलो, तो देखो आपको एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं कहूँगा आपको क्या करना है कि भाई ये 18, 25, 90 हो गया, उसके बाद यहाँ जोड़ना है, ये जो भी आए उसको इसमें से घटाकर 3 से डायरेक्ट भाग दे देना है आपको। ये तो मतलब 1-2 लाइन आप लिख कर सकते हो, मैं इतना बता रहा हूँ बस डिटेल में, ये तो मेरा बताना काम है। चलो, तो ये हम लोग का 33 से भाग, मतलब 33 में भाग दिया, 11 आंसर आया, ये सी वाला। क्लियर। चलो आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। ये समीकरण दिया है, इस समीकरण को हमें हल करना है। सिंपल है समीकरण, इसको हल करना है। चलो हल करते हैं। देखो समीकरण क्या है, 3/x, 3/x -2x बराबर 2/x। सिंपल, अब इसको हल करना है। आप जैसे मन करो वैसे हल करो। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, 3/x और 2/x। नीचे हम लोग का हर, यहाँ पे देखो दोनों में बराबर है, और अगर इसको हम इधर ला दे तो इसका हम लोग का सीधे सीधे घट जाएगा, क्योंकि जब मतलब
हर समान रहता है तो वही हम लोग का लसा हो जाता है। तो इसको मैं इधर लाता हूँ, तो 3/x और ये बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2/x और बराबर ये -2x से उधर जाकर +2x हो जाएगा। ठीक, चलो ऐसा मैं क्यों किया, ये आसानी से मतलब सॉल्व हो जाएगा। अब देखो 3 में से 2 गया, हम लोग का 1 बचा, 1 और ये हम लोग का लौसा तो x दोनों एक ही होता है तो वही होता है बटे x और बराबर ये 2x। तो अब देखो 1 बराबर ये क्या हो जाएगा, x उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा यानी 2x² हो जाएगा। अब देखो 1 बराबर 2x², ठीक है। अब देखो 2 इधर गुणा है, 2 गुणे x² तो 2 इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा यानी 1/2 बराबर x², या इधर मैं लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखो हम लोग का क्या हो जाएगा, अब स्क्वायर हटाने के लिए इसको अंडर रूट करना पड़ेगा तो x बराबर √1 हम लोग का 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्लियर यहाँ पे आपको समझ आ रहा है। अब देखो तो अब क्या होगा हम लोग का, तो बस 1/2, तो भाई x बराबर 1 तो हम लोग का अंडर रूट से बाहर आ जाएगा लेकिन 2 अंदर ही फंस जाएगा। ठीक, तो हम लोग का 1/√2 आंसर हो जाएगा। तो x बराबर 1/√2, x बराबर 1/√2। और देखो ऐसे चीज़ों में ना आपका आंसर मतलब आप 11वीं कक्षा में इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। अभी तो मान लो इसका x बराबर 1/2 लेकिन जो भी चीज़ें रूट से बाहर आती है उसका प्लस माइनस दोनों में आंसर आता है। तो ऐसे +-1/√2, तो ये आपका ऐसे फॉर्म में दिया हुआ है आंसर, तो वही मैं बता दिया। इसके बारे में आप 11वीं कक्षा में पढ़ोगे कि ऐसा क्यों होता है। बाकी यहाँ पे इतना ही जानो। ठीक, चलो तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 18 था उसके लिए ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19 से, यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 संबंधित 7 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखो ऐसा सवाल आपसे डायरेक्ट पूछेगा और इसका डायरेक्ट आंसर होगा। अगर हमें समरूप त्रिभुज दिया है और उनकी भुजाओं का अनुपात दिया है, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जा रहा है, तो भुजाओं का आप वर्ग कर दो। तो ये चचौ का 16 और 7 49, 16 संबंधी 49, ये आपका क्षेत्रफल के बीच मतलब अनुपात हो जाएगा। ठीक, समरूप त्रिभुजों की भुजाओं के बीच आपका अनुपात देगा और उसका क्षेत्रफल के बीच अनुपात पूछेगा तो बस उसका वर्ग कर दो। और अगर इसका उल्टा दे दे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दे दे और भुजा का अनुपात पूछे तो जो भी चीज़ें हैं उनका आप वर्गमूल निकाल दो। ठीक, आज समझ में आ गया, क्लियर। चलो उसके बाद 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि ये क्या है, इसको देखो। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वो होता है πr²। ठीक है, तथा परिमाप मीन्स परिधि, और परिधि क्या होता है भाई, परिधि होता है वृत्त का 2πr। ठीक, संख्यात्मक रूप से समान है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। ओके, ये संख्यात्मक रूप से समान है यानी दोनों आपस में बराबर है। ठीक, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, चलो यहाँ से त्रिज्या हम लोग देखते हैं। तो πr² 2πr के बराबर है, तो बराबर है तो ये पाई उधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा यानी पाई हम लोग का कट जाएगा। ठीक, और r² यानी r 2 बार है और r यहाँ 1 बार है तो 1 r हम लोग का कट गया। ठीक, यानी r बराबर हम लोग का क्या बचा, 2। तो r बराबर हम लोग का 2 मात्रक होगा। सिंपल, डी वाला हम लोग का इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब देखो कहोगे कि हम मात्रक क्यों लिखा है, तो मात्रक ऐसे लिख दिया जाता है अगर कोई सेंटीमीटर मीटर ना दिया हो तो। ठीक है, तो 2 मात्रक इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग का ये जो 20 है इसके लिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में ये 20 जो MCQ थे इनको सॉल्व कर लिया। अच्छे से इनको आप कर लेना, आपके एग्जाम में देखना सेम टू सेम कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जो भी मैं क्वेश्चन बताया उसके आधार पे भी देखने को मिलेंगे, तो इनको आप तैयार कर लेना अच्छे से। ठीक है, बाकी आगे के जो क्वेश्चन हैं यानी अब जो लॉन्ग वाले खंड अ के बाद खंड ब वाले, तो इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना। चलो, थैंक यू।